राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में पूरी सरगर्मी देखी जा रही है। उसी प्रकार मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र जो चारों ओर से चाय बागान से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटन की काफ़ी अच्छी संभावनाएं भी है। तो इस क्षेत्र से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले के जो विधायक थे श्री मनोज तिग्गा जी को फिर से प्रार्थी बनाया है। तो एनबीआई दर्शक की ओर से मनोज तिग्गा जी को बहुत बहुत स्वागत एवं शुभकामना। धन्यवाद। आप सभी को भी मेरी तरफ से शुभकामना है। देखिए, विगत 5 साल 2016 में मादारीहाट विधानसभा के साधारण जनता ने हमें चुन करके विधानसभा में भेजा। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर से हमारे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, वह कार्यकाल देखकर ही पार्टी ने एक बार फिर से हमें प्रत्याशी बनाया है। हम आशा करते हैं कि निश्चय ही जो पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे और अपना लोगों से मिलना जुलना तो सारा वर्ष हमारा चलता ही रहता है। तो इस बार भी मिलना जुलना, जो स्वाभाविक रूप से मिलना जुलना है, वो तो मिलना जुलना होता ही रहता है। लेकिन जब इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में जब कोई प्रत्याशी हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से मिलना जुलना और अधिक हो जाता है। तो हम लोगों से मिल रहे हैं। हमने 5 साल में जो काम किया उससे लोग खुश हैं और आने वाला समय में निश्चय ही एक बार फिर से मादारीहाट विधानसभा की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। और उनका जो समस्या है, अभी भी कुछ ऐसा समस्या है जिनको हम 5 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा नहीं करने का कारण भी है, कई एक जो काम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होने वाला था, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग न होने के कारण हम उन कामों को नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो काम सीधे तरीके से केंद्र से होने वाला था वो काम करने में हम लोग सक्षम हुए हैं और जिसके चलते जनता खुश है और जनता का एक सटीक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आने वाला समय में भी एक बार फिर से हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कलकत्ता भेजेंगे। मनोज जी, इस बार अगर आप जीतते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो अपने इलाके में तो आप घूम रहे होंगे, लोगों का बहुत सवाल होगा, तो ऐसा कुछ काम जो आप मन में रखे हो जिसको करना है, तो पहले वर्ष के अंदर आप कौन सा ऐसा काम करेंगे अपने इलाके के लिए? देखिए, हमारा बीरपड़ा का सबसे बड़ा समस्या है रेल गेट का जाम। रेल गेट में जो ट्रैफिक जाम होता है, यह बीरपड़ा का सबसे बड़ा समस्या है। और जो डोलोमाइट शिफ्टिंग का जो है, यह दोनों ही हमने बहुत लड़ाई किया है। लेकिन बात क्या है कि ये डोलोमाइट शिफ्टिंग या रेल का है, ये सही बात है, लेकिन रेल शिफ्ट करने के लिए तैयार है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। ये मुजना स्टेशन के अंतर्गत हिमालय होटल के सामने जो हरिपुर है, वहाँ पर रेल ने अपना काम पूरा किया है। लेकिन जहाँ पर डोलोमाइट लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा उसके लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन का जो राइट्स है, लैंड राइट्स जो होता है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। राज्य सरकार द्वारा ज़मीन नहीं देने के कारण ही शिफ्टिंग का काम अटका हुआ है। हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं हम यहाँ से जीतेंगे और आगामी दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम पहले कैबिनेट मीटिंग में ही यहाँ जो शिफ्टिंग का जो काम है उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण करने का काम और इसको पास करने का काम हम प्रथम कैबिनेट मीटिंग में ही पास करवाएंगे। इसको आपके इलाका से जुड़ा हुआ है बिनागुड़ी ग्राम पंचायत और सतुआ झोला, वहाँ दीर्घ दिनों से लोगों का मांग है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं बोला कि बहुत सारे ऐसे मूलभूत समस्या है जिसका समाधान करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा जो हमारा मौलिक अधिकार है, वहाँ से भी आज हमारा देश आज़ाद हुआ 74-75 साल हो गया, लेकिन हम मूलभूत समस्याओं में आज भी घिरे हुए हैं। यह कोई बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन करने का मानसिकता होना चाहिए। हमने बार बार विधानसभा में मुद्दा उठाया है कि अपना क्षेत्र में जो बिन्नागुड़ी सकुआ झोड़ा इलाका में जो उप स्वास्थ्य केंद्र का जो डिमांड है, हमने बार बार रखा है, लेकिन राज्य सरकार का असहयोग के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाया है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों का जो आकांक्षा है, आशाएं, वो अवश्य ही वहाँ पूर्ण होगी। अच्छा मनोज जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में कई चाय बागान अभी भी बंद है। तो जब बीते आगे में जब प्रधानमंत्री बीरपड़ा में एक सभा किए थे, उससे उन्होंने घोषणा की थी कि बंद चाय बागान को लेकर के खोलने का प्रयास करेंगे। तो ये चाय बागान अभी तक नहीं खुल पाए, इसके पीछे में क्या कारण है? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2011 के बाद में एक के बाद डंकन्स के बागान और भी हैं, मैं उन पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 डंकन्स के चाय बागान हैं। तो उस चाय बागान 15 के बाद में बंद हो गए। तो हमारे प्रधानमंत्री 16 में आए थे, उससे पहले जनवरी 3 और 4 तारीख को हमारे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री
निर्मला सीतारमण जी को हमने आग्रह करके यहाँ पर बुलाया था और हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए ये 3 और 4 जनवरी 2016 को बंदापानी चाय बागान, बंद बंदापानी चाय बागान और बीरपड़ा चाय बागान में आई थी। हम पूरे दावा के साथ मैं कह सकते हैं कि ऐसा सक्रिय मंत्री हमने कभी नहीं देखा है। उन्होंने यहाँ से वापस जाने के 20-22 दिन के अंदर ही उन्होंने ये 7 चाय बागान को अधिग्रहण करने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिग्रहण करने का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ, लेकिन उसके बाद बिडिंग होना था, कौन कौन मालिक उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन बिडिंग होने से पहले ही राज्य सरकार ने डंकन्स को उकसा करके कोर्ट में भेज दिया। डंकन्स कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद और चले जाने के कारण ही जो अधिग्रहण करने का जो प्रक्रिया था वो ठप हो गया। वो अधिग्रहण केंद्र सरकार नहीं कर पाई। हमें दुख है कि यदि आज यह चाय बागान अधिग्रहण किया होता तो शायद यह अवस्था नहीं होता। आज भी बीरपड़ा चाय बागान में समस्या है, खुला जरूर है लेकिन समस्या है। आज डंकन्स का ही आज लंकापड़ा चाय बागान बंद पड़ा हुआ है। वहाँ का पूरा सेड ट्री शेष हो गया, वहाँ का फैक्ट्री शेष हो गया, 8 जो बांग्लो था बांग्लो शेष है। आज ही सवेरे मेरे पास वहाँ के श्रमिक आए हुए थे, अपना दुखड़ा यहाँ पर बोल रहे थे। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम खोलना चाहते थे लेकिन राज्य सरकार के असहयोगिता के कारण ही हम इस काम में अभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे बंदापानी चाय बागान, ढेकलापड़ा चाय बागान आज बहुत दिनों से 2001 से बंद था, बीच में खुला फिर बंद हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने इसका लीज कैंसिल किया है। कैंसिल करने के बाद वो किसी भी मालिक को दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं, यानी अर्थात देने में असमर्थ है या फिर उनका इच्छा नहीं है। अच्छा, आपके इस मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र से आप पहले भी अभी भी विधायक है, तो अब फिर से आपको प्रार्थी बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है चाय बागान से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण चाय से संबंधित यहाँ पर मूलभूत कई समस्या है, जैसे श्रमिकों का जमीन का पट्टा और उनकी न्यूनतम मजदूरी सहित यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी कई बुनियादी समस्या है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र जो है चाय बागान से घिरा हुआ क्षेत्र है और चाय बागान के लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारे जो केंद्र सरकार है इसमें एकदम माने सीरियस है, हम बोल सकते हैं। इसलिए यदि केंद्र सरकार इसके प्रति यदि संवेदनशील नहीं होती तो इस बार का बजट में 1000 करोड़ रुपया सीधे श्रमिकों के लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए दिया है। तो आने वाला समय में, क्योंकि हम लोगों ने भी विधानसभा में बार बार, मैंने खुद विधानसभा में बार बार न्यूनतम मजदूरी, बंद बागान को खोलने, जमीन का पट्टा, उसके बाद आपका और भी स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं चाय बागान क्षेत्र में हमने बार बार मुद्दा उठाया है, लेकिन यह राज्य सरकार विरोधी का सुनता नहीं है, सुनती नहीं है सरकार। इसलिए हम हमारे आवाज़ को बार बार विधानसभा में दबाने का काम हुआ है, लेकिन यह निश्चय ही दबा नहीं पाएगी। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चाय बागान के लिए अलग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी उसके लिए अलग से रोड मैप तैयार है। निश्चय ही विगत जो देश स्वाधीन होने के बाद में 75 साल में जो काम चाय बागान क्षेत्र में नहीं हुआ है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी क्या हो, चाहे जमीन का पट्टा हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, भारतीय जनता पार्टी चाय बागान के लिए में इन मूलभूत सुविधाओं, पीने का पानी भी हो, इसमें अवश्य ही परिवर्तन आने वाला है और लोगों में परिवर्तन दिखेगा। हम लोग बार बार बोलते हैं कि केवल चेयर और झंडा का परिवर्तन होने से बंगाल का परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल में असल परिवर्तन अर्थात समाज का परिवर्तन होना चाहिए, तभी जा करके वही समाज के लोग चाय बागान में रहते हैं, तो चाय बागान का अवस्था सुधरने से ही समाज का अवस्था सुधरेगा। टीएमसी का जो कैंडिडेट है राजेश लकड़ा, वो कुछ दिन पहले से ही प्रचार में जुटे हैं, तो आप लोगों का प्रार्थी घोषणा में थोड़ा सा देरी हुआ, आपको कितना चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनका एक राज्य में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आज ये राष्ट्रीय पार्टी है, वो बहुत कुछ देख करके घोषणा करती है, निश्चित घोषणा हुआ है और हम लोग साल भर 2019 के बाद से हम काम पर लगे हुए हैं। सारा साल अपना काम चलता है, विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचने का काम, केवल इलेक्शन घोषणा होने से ही नहीं, पहले से ही काम जारी है और निश्चय ही जो मैदान में खेलने के लिए उतरा है, जो प्रत्याशी अवश्य अपना प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा भी कोई प्रचार प्रसार में कमी नहीं है, हमारा जितने भी कर्मी हैं, नेतागण हैं, सब अपना अपना क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं। तो कितना चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग मन बना चुके हैं कि अब यहाँ पर दुर्नीतिग्रस्त सरकार, हिंसा को सपोर्ट करने वाली सरकार, चोरी करने वाली सरकार, रास्ता चोरी करने वाले सरकार, घर चोरी करने वाले सरकार, चावल चोरी करने वाले सरकार और विशेष करके चाय बागान का जो श्रमिक का जो अधिकार है न्यूनतम मजदूरी का, उसका हनन करने वाला सरकार
को यहाँ से विदाई करने के लिए पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे चाय बागान गांव बस्ती का जनता तैयार है। केवल अपेक्षा कि कब वोट हो और हम इसके विरोध में वोट डाल करके इसको विदाई करें, इसकी केवल अपेक्षा में है पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ बागान और बस्ती के जनतागण। सर मनोज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ टूरिज्म का भी काफ़ी अच्छा विकल्प है, सामने जलदापाड़ा नेशनल पार्क है, टूरिज्म वगैरह को लेकर आपका क्या राय है? यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर क्या आपकी राय है? अरे इसके साथ साथ मनोज जी एक और प्रश्न, इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न कि यहाँ पर रोजगार की काफ़ी बड़ी संभावनाएं होने के बावजूद भी इस क्षेत्र से काफ़ी युवा युवती रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आपका जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहता है, आपकी सरकार बनती है, तो इसको किस प्रकार से समाधान करने का प्रयास आप करेंगे? देखिए, यहाँ से जो डुअर्स के लड़के लड़कियाँ पलायन हो रहे हैं, पलायन करके कहाँ जा रहे हैं इसको देखने की बात है। उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वह इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ रोजगार है, इसलिए लोग यहाँ से जो पलायन, चाहे बंगाल के लोग जो पलायन कर रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही जा करके काम कर रहे हैं। भाई फिर एक बार इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रोजगार का सुविधा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो अवश्य यहाँ पर हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई युवा युवतियाँ अपना राज्य, अपना घर छोड़ करके अन्य राज्य में जाएं। वो सुविधा, वह विकल्प हम पश्चिम बंगाल में देंगे। और जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, हमने बार बार विधानसभा में जो अभी वर्तमान ये जो पर्यटन मंत्री है गौतम देव जी, उनके सामने में बार बार डुअर्स के टूरिज्म का और विकास करने का बात रखा है, लेकिन हमने जो सलाह दिया है उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो हम आज आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपना जो जलदापाड़ा जो है ये नेशनल पार्क है, इसके अलावा और भी जो यहाँ पर जो उत्तर बंगाल, इसको एक सर्कल तैयार करने का हम लोग एक निर्णय लिए हैं, ताकि जैसे मादारी हाट में हो तो टोटोपाड़ा का एक अच्छा विकल्प है, लोग टोटोपाड़ा घूमने के लिए आते हैं, वहाँ भी एक अच्छा विकल्प है टूरिस्ट एक गांव को डेवलप करने का, ताकि लोग वहाँ पर जाएं। जलदापाड़ा, उसके बाद फलाकटा, उसके बाद पूरे जो उत्तर बंगाल है उसको एक टूरिस्ट हब के रूप में हम लोग तैयार करके आने वाला समय में केवल नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हम यहाँ पर आकर्षित करने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बना चुकी है। केवल सरकार बनने का अपेक्षा है। अच्छा मनोज जी, जब आप जनसंपर्क अभियान में रहते थे, किस किस एजेंडे को लेकर के आप लोगों से मिल रहे हैं? लोग विकास की बात कर रहे हैं, तृणमूल भी विकास की बात करे, तो भाजपा जो है किस किस एजेंडे को लेकर के लोगों के साथ में मिल रही है और उनसे क्या कह रही है? देखिए, तृणमूल सरकार तो विगत 10 सालों से यहाँ पर सत्ता में है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन हम केवल एक विधायक हैं और यहाँ से हम लोग MP जीते हैं। लेकिन सरकार में नहीं होने के बावजूद भी लोगों ने केंद्र सरकार के काफ़ी सारे योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। हम बोल सकते हैं कि आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से चाय बागान में लकड़ी का समस्या है, लकड़ियां नहीं मिल रही है, लेकिन उज्ज्वला योजना के माध्यम से चाय बागान के श्रमिकों का, जितने भी गरीब महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको गैस मिला हुआ है। उसके बाद जनधन अकाउंट के माध्यम से हम इस कोरोना महामारी में बोलेंगे, यदि कोरोना महामारी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं होने के बावजूद भी जो चाय बागान के जो श्रमिक है उनको काफ़ी लाभ हुआ है। उनको जो या और भी जो गांव बस्ती में रहने उनको भी लाभ मिला है। कार्ड में जितना उनको राशन मिलता है वो तो मिला ही, इसको छोड़ करके भी प्रत्येक कार्ड में एक एक जो राशन कार्ड होल्डर है उनको 5-5 किलो चावल मिला है 8 महीना तक फ्री में। यदि किसी का घर में 10 कार्ड हो तो उनको 50 किलो चावल मिला है। उसके बाद दाल मिला है। जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस का अकाउंट में 500 करके 3 महीना पैसा मिला है। और खाना पकाने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस मिला तो वो गैस भी 3 महीना फ्री में मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने के बावजूद भी लोगों को जो कोरोना महामारी में जो सहायता मिला है या TMC सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना महामारी में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को सहयोग किया है, यह सरकार हम लोगों को सहयोग केवल भाषण दिया है, उल्टा इन्होंने जो राशन मिला था उसको चोरी करके अन्य जगहों पर बेच दिया, यह लोगों का अभियोग है। और इसके बाद केंद्र सरकार के बहुत सारे योजनाओं से भी आज हम लोग गांव बस्ती के लोग वंचित है। जैसे आयुष्मान भारत 5 लाख का जो बीमा है, इससे हम लोग वंचित है, इसको ये मिलना चाहिए। किसान सम्मान निधि है 6,000 रुपये साल में मिलना चाहिए थे, उससे भी किसान बंधु जो कृषक है वो वंचित है। आज केंद्र सरकार नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से रास्ता नहीं बन पाता।
आज यदि केंद्र सरकार नहीं होती तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक घर में टॉयलेट नहीं बन पाता। आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होता तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को 1,20,000 का घर नहीं मिल पाता। यह समस्त योजना केंद्र सरकार का है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र सरकार की जितनी सारी योजनाएं उनका नाम बदल करके पश्चिम बंगाल सरकार चला रही है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को बांग्ला सड़क योजना का नाम देकर के चला रही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना का नाम देकर के चला रही है। आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से जो टॉयलेट मिला है इसको निर्मल बांग्ला अभियान के नाम से चला रही है। अर्थात हम बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकार का से मिलने वाला कोई भी योजना, चाय बागान में काम करने वाले हों या गांव में रहने वाले हों या बस्ती में रहने वाले, उनका लाभ राज्य सरकार का किसी भी योजना से नहीं मिला है। यदि मिला है तो केंद्र सरकार की योजना से ही गांव बस्ती बागान में रहने वाली जनता को मिला है। यह जनता भली भांति जानती है कि यह सरकार केवल नाम बदल कर योजना चलाती है। आज जनता चालाक है। प्रत्येक घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं। इसलिए और फिर से जनता को अंधकार में रख करके ठग करके ये सरकार फिर से सरकार में सत्ता में नहीं आ सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको मंगलमय शुभकामनाएं। NEI द्वास न्यूज और NDI लोकल न्यूज के तरफ से धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।